बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो एक मुहिम शुरू की गई है टाइफाइड वैक्सीन की, टाइफाइड के ख़िलाफ़, जो कि TCV वैक्सीन कहलाती है, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसका आगाज़ किया है और 12 रोज़ा ये मुहिम है। इस मुहिम में इब्तदाई जो 4 दिन हैं उसमें स्कूलों के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये दरअसल जो हिफाजती टीकों का कोर्स होता है उसमें भी ऑप्शनल शामिल की जाती है ये वैक्सीन। और सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। जिस बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती गई उसके बाद बच्चों को बाकायदा निशान भी लगाए गए ताकि निशानदही की जा सके कि किन बच्चों में ये वैक्सीन दी जा चुकी है। टाइफाइड जो कि यानी डेंगू और मलेरिया के बाद एक बड़ी वबा की सूरत अख्तियार कर रहा था बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि जो ऐसी अशिया हैं जिन पे मक्खियाँ बैठ जाती हैं या जो सल्मोनेला टाइफी का जो जरासीम होता है वो दरअसल फीको ओरल रूट के ज़रिए फैलता है। यानी इंसानी फुजले को अगर सही तरीके से ठिकाने ना लगाया जाए तो उसके बाद वहाँ से जो मक्खियाँ बैठती हैं वो अगर खाने की किसी भी चीज़ पे बैठती हैं तो जब ये खाना खाया जाएगा तो सल्मोनेला टाइफी का जो जरसूमा होता है वो पेट में चला जाएगा और उसके बाद वो टाइफाइड फीवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस बीमारी में हाई ग्रेड फीवर भी होता है, लेकिन अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो आंतों में सुराख हो सकता है और इससे मुख्तलिफ बच्चों की जानें भी जा सकती हैं। इसीलिए इस जो बीमारी है टाइफाइड की या टाइफाइड बुखार के ख़िलाफ़ इस वैक्सीन को लगाया जा रहा है। एक बहुत ही मैसिव कैंपेन है जो कि 18 से लेकर 30 नवंबर तक चलाई जाएगी। इसमें मुख्तलिफ टाउन्स में टीमों को बांट दिया गया है, मुख्तलिफ टीमें हर टाउन के लिए तश्कील दे दी गई हैं, फोकल पर्सनस बना दिए गए हैं, बाकायदा DHOs जो हैं वो यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं वो इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं कि इफ़ेक्टिवली यानी मौसर तौर पे ये वैक्सीन तमाम बच्चों को लगा दी जाए ताकि टाइफाइड का जो लोड है वो कम हो जाए। इस बारे में ये कहा जा रहा है कि सूबाई वज़ीर का ये भी कहना था ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच का कि टाइफाइड के साथ साथ डेंगू के लिए भी हम जामे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। यानी डेंगू बुखार का जो वार बेकाबू होता जा रहा है उसको भी काबू कर लिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, मतलब एक अच्छी खुशाइन बात है कि बच्चों के लिए ये वैक्सीन जो है इसकी मुहिम का आगाज़ किया गया है और तेज़ी के साथ मुख्तलिफ टाउन्स की सूरत में बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और यानी इसमें कुछ केसेस भी रिपोर्ट हुए सोशल मीडिया पे, बाद में तरदीद भी आई, लेकिन ये भी कहा गया कि कुछ बच्चों को जो है ना वैक्सीन लगने की वजह से रिएक्शन हुए और उसके बाद ये स्कूलों में जो बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी उसकी वजह से हुआ। लेकिन कोई भी वैक्सीन जब लगाई जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी बातें ज़रूर उड़ा दी जाती हैं जिनकी वजह से आवाम में शुबात पैदा हो जाते हैं। यानी बहुत से ऐसे चीज़ें पैदा हो जाती हैं या तहफ़्फ़ुमात में का शिकार हो जाते हैं वालिदैन, जिसकी वजह से इस वैक्सीन से बचने लगते हैं। बहरहाल इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद हैं EPI प्रोग्राम के और हम डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि ये जो वैक्सीन है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये किस तरह काम करती है और किस तरह से ये बच्चों को टाइफाइड से बचाती है और ख़ासतौर पे EPI जो हिफाजती टीकों का कोर्स है, तो क्या अब उसमें मुस्तकिल तौर पे इस वैक्सीन को शामिल कर लिया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है जिसकी एक मैसिव कैंपेन शुरू की गई है और 12 दिन की ये कैंपेन है, क्या अंदाज़ा है कि कितने बच्चों को ये वैक्सीन लगा दी जाएगी? 10.1 मिलियन, 1 करोड़ 1 लाख बच्चे शहरी इलाके जो सिंध के हैं वो हमारा टारगेट है 12 दिन में। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये वैक्सीन क्या जो EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो है, तो क्या ये वैक्सीन EPI प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं है? देखिए, ये पहली दफा पूरे पाकिस्तान के अंदर भी और उसमें सिंध में पहली दफा, सिंध में, पूरी दुनिया में सिंध में पहली दफा लगाई जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर हैं। और ये जैसे ही कैंपेन खत्म होगी, ये जनवरी 2020 से रूटीन इम्यूनाइजेशन में 11वीं वैक्सीन के तौर पर शामिल कर दी जाएगी।
अच्छा, किन एज ग्रुप्स यानी बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए जिनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है? जो इस कैंपेन जो कि आज से 30 तारीख तक चल रही है, उसमें बच्चों की उम्र 9 महीने से लेके 15 साल तक तमाम बच्चों को लगाई जाएगी। तो इब्तिदाई जो पहला मरहला है उसमें पहले स्कूलों में इस वैक्सीन को बच्चों को लगाया जाएगा। जी क्या कह रहे हैं इसमें कि हमारा पहले 4 दिन जो है स्कूलों पे जोर ज्यादा होगा। वैक्सीन तो हमारी फिक्स सेंटर्स पे और आउटरीच टीमों के टेम्पररी सेंटर्स पे सब जगह लग रही हैं। 8000 हमारी टीमें काम कर रही हैं। एक टीम जो है उसको 120 बच्चों को रोज लगाना है। और लेकिन बच्चों पे जोर इसलिए हमारा ज्यादा है कि अगर 10 मिलियन बच्चे हैं तो उनमें से 4.4 यानी 44 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों में हैं। तो इसका मतलब है आधी कैंपेन जो है हमारी स्कूलों में ही हो जाएगी। तो इसलिए हमारा उन पर ज्यादा तवज्जो है। ये सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स तमाम स्कूलों में लगाई जा रही हैं वैक्सीन, या सिर्फ सरकारी स्कूलों में लगाई जा रही हैं? प्राइवेट स्कूलों में, तमाम सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े नाम वाले हॉस्पिटलों में, इन सब जगह पे मुफ्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से लगाई जा रही है। सर ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ये जो वैक्सीन है ये यूनिसेफ या WHO की तरफ से रिकमेंड की गई है कि सिंध में ये वैक्सीन की मुहिम शुरू की जाए? WHO ये रिकमेंडेड वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो WHO या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव नहीं होती। हुआ ये था कि टाइफाइड एक पुरानी बीमारी है। पहले तो क्लोरोफेनिकॉल जैसी ऑर्डिनरी ड्रग से 30-40 साल पहले बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाता था। फिर 1980 में और अच्छी दवाइयां आ गई, उस पर इफेक्ट आ गया। लेकिन उसके बाद हमारे सीवरेज का पानी वैसा है, पीने का पानी वैसा है जिससे जरासीम मुंह के जरिए आंख में चले जाते हैं। और फिर इसमें ऐसी तब्दीली 2016 में देखी गई कि ये तमाम दवाइयों से रेजिस्टेंस हो गई, सिवाय 1-2 दवाइयां की जो कि बहुत महंगी थी। और तकरीबन 10,000 बच्चे सिंध के शहरी इलाकों में 9 माह से लेकर 15 साल की उम्र तक इसका शिकार पाए गए। तो हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने स्पेशली, जो खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजरा पिजो, उन्होंने इमीडिएटली इस सूरत हाल का नोटिस लिया और फौरन जो है कि जो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ और गावी से बात की कि ये जो है वैक्सीन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो वो जो है उनकी कोशिशों से ये वैक्सीन यहाँ अवेलेबल हुई है। पूरी दुनिया में पहली दफा सबसे बड़ी कैंपेन हो रही है। ये XDR टाइफॉइड जो है सर, इसकी वजह से खास तौर पे ये वो किया गया, यानी जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो टाइफॉइड स्ट्रेन है जो कि काफी लोगों में ये पाया गया है, उसकी बात आप करना चाह रहे हैं? जी हाँ, उन बच्चों में ये मर्ज शिद्दत अख्तियार कर गया और मज़ाहमत पाएगी इस जरासीम के खिलाफ। दवाइयों के खिलाफ जरासीम जो है वो स्ट्रांग हो गए थे ज्यादा और किसी दवाई असर नहीं हो रही थी। तो इसलिए ऐसी वैक्सीन दी जाए जो कि इनको हम सारी जिंदगी के लिए बचा सके टाइफाइड से। सर 12 दिन के अंदर आप समझते हैं कि 1 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन जो है ये लगा दी जाएगी? वेरी गुड, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। बाद लोग समझते हैं कितने टाइम में। देखिए, एक टीम को 120 बच्चे लगाने हैं और तकरीबन जो है वो 8000 हमारी टीमें काम कर रही हैं। टीमों के अलावा 15,000 हमारे सोशल मोबिलाइजर्स हैं और भी बहुत सारा स्टाफ है। मैं अगर गिनवाने बैठूं तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। इतनी बड़ी टीमें इसको मैनेज कर रही हैं। तकरीबन 8 से 9 लाख बच्चों का हमारा टारगेट है रोजाना का पूरे सिंध के अंदर। तो ये इंशाल्लाह ताला हम आपको 95%, 100% करके दिखाएंगे। सर ये भी बता दीजिएगा कि एक दफा इस मुहिम के दौरान जिसको ये वैक्सीन दे दी जाएगी, क्या दोबारा उसको फिर लगाने की जरूरत नहीं होगी, या नॉर्मल जैसे 9 महीने के बच्चे को लगाई जाती है उसके जो EPI के टीकों का कोर्स होता है वो चल रहा होता है, फास्टी टीकों का, तो अगर ये वैक्सीन लगा दी गई है तो फिर दोबारा ये वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, जिसको लग गई इसका मतलब है वो फिर दोबारा कोई बूस्टर डोज नहीं है इसका। अच्छा, तो यानी अब जब जनवरी से इसको EPI यानी हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा तो वो तमाम बच्चे जो इस मुहिम में जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि जो नए पैदा होने वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो कि जिनको के वैक्सीन ना लग सकी हो, इस मुहिम के दौरान सिर्फ उन्हीं को ये वैक्सीन दी जाएगी? नहीं, उसके बाद जब रूटीन इम्यूनाइजेशन होगी तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को लगेगी। ठीक है। अच्छा। ताकि बच्चे जब बड़े हुए हो तो उनको, जैसे अब BCG की वैक्सीन है, बच्चा पैदा होता है उसको लग जाती है ताकि वो TB से बचा हो जाए। जो नहीं लगाते उनको आगे जाके TB या उसके मामला का शिकार होना पड़ता है या होने का चांस होता है।
तो इसी तरह अगर ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन यानी जब मीजल्स का टीका लगेगा उसके साथ ही इसकी लग जाए तो जो है वो हमेशा के लिए हो जाएगा। बड़े बच्चे पहले ही कवर कर चुके होंगे, है ना। डॉक्टर साहब आपसे एक बहुत अहम, अब जाहिर सी बात है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन अपनी जगह, लेकिन ईपीआई के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर, जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं वहाँ पे अक्सर वैक्सीन शॉर्ट होती हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं जब वहाँ पे जाए मतलब लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं, हालांकि ये टीके मुफ्त फराहम करने चाहिए ना सर, ये ईपीआई के जो टीके हैं इसके प्राइवेट अस्पताल सिर्फ लगाने के चार्जेस ले सकते हैं ना, वैक्सीन के पैसे तो नहीं चार्ज कर सकते। देखिए, मैं अर्ज करूं कि जो भी वैक्सीन है इस वक्त 11वीं है और 10 पहले दी जा रही है, कुछ पिलाने वाली है, कुछ लगाने वाली है। ये सारी वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े नाम वाले हॉस्पिटल्स में भी ईपीआई डिपार्टमेंट फ्री दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री दे रही है। अगर कोई पैसे चार्ज करता है तो ये ज्यादती है और नहीं करने चाहिए उनको। और दूसरी बात कि कुछ ऐसी वैक्सीन है जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, वो लोग बाजार से खरीद के लगवा लेते हैं, वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो इस तरह अगर कुछ ऐसी वैक्सीन जो अगर कोई बाजार से खरीद के लगवाता है जिस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वैक्सीन जो है, जो आम इन्फेक्शियस बीमारियां या वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं, उनकी सारी वैक्सीन गवर्नमेंट के अंदर शामिल है। और ये हजारों रुपए का बड़ा महंगा सौदा है जो कि गवर्नमेंट अदा कर रही है। और आपके बच्चे को 6 दफा तकरीबन कांटेक्ट डॉक्टर से करना पड़ता है, उस दौरान आपको ये सारी की सारी 10 वैक्सीन और अब 11वीं लग जाया करेगी। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में और बड़े बड़े नाम वाले हॉस्पिटल में भी जो वैक्सीन है वो भी हम फ्री सप्लाई कर रहे हैं। सर, मैं आपको नाम लेके बताना चाहूंगा, आगा खान हॉस्पिटल में मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब भी आप एक तो ये वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं, 650 रुपए वो एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज करते हैं, यानी इस वैक्सीन लगाने की फीस 650 रुपए चार्ज की जाती है आगा खान हॉस्पिटल में, जो कराची का एक बड़ा हॉस्पिटल है। मैं नाम लेके इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, मैं नाम लेके कोट करके चार्जेस के साथ आपको बता सकता हूं। इसके अलावा जो ईपीआई में वैक्सीन शामिल हैं, जब उनके पास बच्चे को ले जाया जाता है तो वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त गवर्नमेंट प्रोग्राम से हमें ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहते हैं तो फला वैक्सीन 1200 की है, फला 1800 की है। मैं इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के अलावा की बात कर रहा हूं, बाकायदा पैसे चार्ज किए जाते हैं और वो कहते हैं जी अगर आप ये पैसे देते हैं तो लगवा देते हैं, वरना फिर आप एक हफ्ते बाद आके मालूम कर लीजिएगा, अगर गवर्नमेंट ने हमें सप्लाई कर दिया तो हम 650 रुपए में लगा देंगे, वरना हर वैक्सीन के हिसाब से 1200, 1500, 1800 ये पैसे चार्ज किए जाते हैं। सर, क्या ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है? मैं इस मामले पे किसी हॉस्पिटल या किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं ये बता सकता हूँ कि वैक्सीन कभी शॉर्ट नहीं होती। हमारे यहाँ सारा जो है, हमारे स्टोर्स इतने हैं जो वैक्सीन से भरे हुए हैं और जो है इसको उसी तादाद में मंगाया जाता है जैसी उनकी जरूरत होती है। इस वक्त भी अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे पास 20,000 वाइल पोलियो के जो है वो डोजेस पड़े हुए हैं। हमारे पास रोटा वायरस पड़ी हुई है। अभी आप देखिए तकरीबन 11 मिलियन के करीब जो है ये हमारे पास ये टाइफाइड वैक्सीन आई। कौन सी वैक्सीन कब शॉर्ट हुई? आप बताइए कब शॉर्ट हुई? कभी आप तो जर्नलिज्म में हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप मुझे बताइए कब ऐसा ऐलान हुआ कि वैक्सीन शॉर्ट हुई? अभी आप देखिए कि 75% से ज्यादा हमने मीजल्स वाले बच्चों को जो है वो लगवाई। कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए कि वैक्सीन शॉर्ट हुई? सर बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जिन अस्पताल में जो लोग ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वो वैक्सीन के अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं अगर वो 1 या 2 वैक्सीन फ्री में लगाते हैं तो अगली दफा नेक्स्ट वैक्सीन के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल ये पैसे चार्ज करता है तो कोई मैकेनिज्म ऐसा है कि आपके यहाँ कंप्लेन की जा सके कि आगा खान अस्पताल या XYZ कोई भी अस्पताल जो है वो अगर इन वैक्सीन के पैसे चार्ज करता है तो कोई कंप्लेंट सेंटर या कोई कार्रवाई की जाती है अस्पताल के खिलाफ? आपका सवाल जो है कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं और अगर मुझे पैसे चार्ज करे तो मुझे क्या करना चाहिए? बात सही जी। तो बात यह है कि वजीर आजम का पोर्टल मौजूद है, डिफरेंट सेंटर्स मौजूद हैं। आपको अपनी, अगर आप समझते हैं कि कहीं को एडमिनिस्ट्रेशन के वो चार्जेस ले रहा है तो सिंध गवर्नमेंट के इतने सेंटर्स हैं, आप वहां लगवा लीजिए। लेकिन मैं किसी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर देखिए सर, वो जो आपके सेंटर्स बने हुए हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस EPI प्रोग्राम का कोई ऐसा कंप्लेंट सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर जो आम लोगों की आगाही के लिए हो, मैं प्रोग्राम में नंबर भी चला दूंगा, डिस्प्ले भी कर दूंगा, जो कि आम लोगों की आगाही के लिए हो कि जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए सर, आजकल के दौर में कोई नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, जो ऐसी चीजें जहां से एक तो इन सेंटर्स जो EPI सेंटर्स बने हुए हैं इसकी लोकेशन का पता चल सके।
दूसरे, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ईपीआई प्रोग्राम की, या ये कि अगर कि कोई हॉस्पिटल आपकी ही वैक्सीन यानी हुकूमत सिंध से वैक्सीन लेके उसके पैसे चार्ज कर रहा है, सर वजीर आजम के पोर्टल तक आप तक आने में कंप्लेन तो सर सालों लग जाएंगे। कोई डायरेक्ट कंप्लेंट सेंटर, कोई ऐसी जगह जहां पे मालूमात हासिल की जा सके, कंप्लेन दर्ज कराई जा सके, ऐसे कोई सिस्टम मौजूद है सर ईपीआई प्रोग्राम में? मेरा इदारा जो है मॉनिटरिंग का नहीं है, हमारा काम है वैक्सीन सप्लाई करना। हमारा काम है वैक्सीन सप्लाई करना, वो एक्सपायर ना हो, वो अपनी कोल्ड चेन मेंटेन रखे, वो प्रॉपर जगह पे पहुंचे। ये बाकी चीजें जो हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है। मैं इसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। और नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि ये टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी टीसीवी की जो ये मुहिम चलाई जा रही है, इसमें सिंध हुकूमत को कामयाबी हो और 1 करोड़ बच्चों का, जैसा कि अज़म किया गया है कि 1 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी, उस तरह ये 1 करोड़ बच्चे जो हैं ये टाइफॉइड से महफूज रह सकें। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने आज बड़े तनकीद वाले और पुरजोश ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि ना मैं मुनाफिक हूँ, ना ही मैं यू टर्न लेता हूँ, बल्कि बड़ी तनकीद, कड़ी तनकीद की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान पे, उनकी उम्र के हवाले से, उनके यू टर्न के हवाले से, उनकी बाकी चीज़ों के हवाले से काफ़ी पुरजोश अंदाज में नज़र आए हैं। बहुत जिसे कहना चाहिए कि गुस्से वाले और बहुत ज़्यादा पुरजोश ट्वीट्स जो हैं वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से देखने में आए हैं। और नाज़रीन, अब क्या वजह बनी है इन ट्वीट्स की और अचानक से क्यों इतने गुस्से में? एक तरफ जहां साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जाने की इजाज़त मिली है, वहीं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अब भी असीर हैं, प्लस उनको जो इलाज की सहूलियात हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं। तो शायद ये वजह भी एक है बिलावल भुट्टो जरदारी के इतने पुरजोश और इस किस्म के ट्वीट्स की। अब हम यहाँ बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली डॉक्टर सोहराब सर की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, बड़े जोशीले ट्वीट्स आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से देखने में आए हैं और बड़ा पर्सनल अटैक भी किया गया है सर। उम्र की भी बात की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की, सिलेक्टेड होने की, प्लस ये कहना कि कठपुतली हैं और तमाम चीज़ें जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट्स में कही हैं। सर क्या वजह हुई है इस कदर शदीद गुस्से की? ये देखें कि इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो तकरीर की है आज। हेलो जी जी सर, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ आपकी। हेलो जी 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 डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आवाज़ सुन सकते हैं आप मेरी? आवाज कट रही है। जी जी डॉक्टर साहब, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ जी। ने जो आज तकरीर की है आपने वो भी सुनी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी जी डॉक्टर साहब बोले, आप, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है वो आपने सुनी है। इनकी इतनी बड़ी उम्र है, वो अपने आप को कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा स्ट्रगल किया है, वो तो मतलब तूफान बदतमीजी फैला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं और अभी तक वो कंटेनर से उतरे नहीं है। उनकी वो जबान है, वो प्राइम मिनिस्टर की जबान होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अपोजिशन, तो आपको पता है कि अपोजिशन जब भी होती है, जिसकी होती है, तो अपोजिशन का तो यही होता है कि हुकूमत पे तनकीद करती है और वो हुकूमत के लिए बेहतर होता है। और जब भी कहीं भी मजबूत अपोजिशन होती है तो आप यूं समझें कि वहां पर मजबूत हुकूमत मजबूत तब होती है। ये तो वो खान साहब हैं जो मतलब किसी की तनकीद बर्दाश्त करने के शकत भी नहीं रखते हैं और उस पे एकदम इनका जो है वो टेम्परामेंट हाई हो जाता है और अगर कोई इनके खिलाफ बात करता है तो खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर आकर वो जो जुबान इस्तेमाल करते हैं। आज उन्होंने जो पहले कहते थे कि ये गलत है, मोटरवेज नहीं बनने चाहिए, और बीआरटी का जो उन्होंने हाल किया हुआ है आपको पता है, इनमें कोई एहलियत है नहीं।
बाकी ये सिर्फ बदजुबानी ये कर रहे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर हुए जो भी इनके मिनिस्टर हजरात हैं या स्पेशल असिस्टेंट है, जो तनकीद करते थे कि ये इतनी बड़ी फौज रखी हुई है, फौज जफर मौज रखी हुई है, इतने मिनिस्टर रखे हुए हैं, स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए हैं, ये खजाने पर बोझ है। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत ने तो तमाम जितने भी पाकिस्तान की कैबिनेट लंबी बड़ी चौड़ी है उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अनइलेक्टेड जो लोग हैं वो सारे मतलब आउट ऑफ वे में आप जाकर देखें, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जुल्फी बुखारी को देख लें, दूसरों को आप बाबर वान साहब को देखें, उन्होंने वो रखे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब तो बदतमीजी करते हैं, बदअखलाकी करते हैं, और उसके बाद जो है वो ये सिलसिला चलता है। और अब पहले चलो ठीक है, वो थे अपोजिशन में, कंटेनर पे खड़े हुए थे, उन्होंने 128 दिन का वहां पर ड्रामा किया, सबने देखा, पूरी दुनिया ने वो ड्रामा किस तरह चला, सिर्फ रात को वो कंसर्ट होता था। लेकिन ये कि अब अल्लाह ताला ने उनको कैसे भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर की जुबान ये नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बिहेव करना चाहिए। इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, कर ये कुछ सकते नहीं है। आप ये देखें, मियां नवाज शरीफ साहब भी अभी जा रहे हैं, कल ये कह रहे थे कि मैं किसी को कुछ नहीं फैसिलिटेट करूंगा, कुछ भी हो जाए, ये हो जाए तो पाकिस्तान नहीं होंगे, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बढ़ के मारते थे। अभी ये आप पता है कि ये सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट मुखातिब होकर ये कौन सा निजाम चाहते हैं? यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहाँ यहाँ पर वही वे ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर अब तो पूरी दुनिया में जहाँ पर बादशाहत है वहाँ पर भी बादशाहों से भी लोग पूछ रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने भी अपने आपको पता है कि लोकल काउंसिल्स के इलेक्शन करा रहे हैं जो बादशाह हैं, और उन्होंने भी अपने वहाँ पर शूराज बनाई, मजलिस शूराज बनी, बादशाहत में भी मुशावरत होती है। ये तो अपोजिशन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पहले सब अपोजिशन ने इनको कहा कि भाई हम आपसे चले, हम ये तो नहीं कहते हैं कि आप जो है जो एहतसाब का अमल है उसको आप खत्म करें, एहतसाब बिल्कुल करें, लेकिन ये है कि आप इखलाक से तो बात करें, दूसरे पे तंज तो नहीं करें ना जब किसी के केस चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो यानी जो तरीका नवाज शरीफ ने इख्तियार किया या जिस तरीके से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया, मेडिकल बोर्ड्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई, तो वो तरीका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना सकती है जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनाया है। तो अगर अदालत साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को बाहर जाने की इजाज़त देती है इलाज के लिए, तो जाहिर सी बात है हुकूमत भी फिर उनका रास्ता रोक नहीं सकती। वो जो तरीका है वो क्यों नहीं इख्तियार किया जाता? भुट्टो ने माफीनामा नहीं लिखा था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मुझे भाई इंसाफ मिले, लेकिन वो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करना चाहते थे, जिन्होंने कत्ल किया, वो तो एक मर्तबा नहीं मरना चाहते थे, उन्होंने उनको मतलब कोर्ट के थ्रू जो है उन्हें फैसला देकर कत्ल किया। फिर उन जजों ने आकर क्या कहा, वो पूरी दुनिया के सामने वो सारी बातें जाहिर हो गई हैं। खुद उन्होंने जजों ने आकर क्या स्टेटमेंट दी, और जिन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ फैसले दिए उनका जब इंतकाल हुआ उनका हशर क्या हुआ, वो ये तो पूरी हिस्ट्री है, तारीख है, ये तो कोई छुपी ढकी बात नहीं है। सर ये तो पिछले दौर की बात है ना सर, उसमें इमरान खान का तो कोई हाथ नहीं है ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। देखिए इमरान खान को सब ये कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान तो ये कहता है उधर अमेरिका में कह के मैं ऐसी इनकी हटूंगा, वो आप वो छोड़े ना। और ये अभी जो आप ये जो उनकी आज की तकरीर है वो आप ये कोई पूरी फ्रस्ट्रेशन की तकरीर है, कोई ये प्राइम मिनिस्टर इस तरह की तकरीर करता है, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि नवाज शरीफ को जो इजाजत दी गई है, ईसीएल से नाम निकाला गया है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप इसको एक जेस्चर ऑफ गुडविल कहते हैं, यानी आप कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है और हुकूमत का एक अच्छा कदम है कि ईसीएल से नाम निकाला गया, ये तमाम चीज़ें हुई, या आप इसकी मुखालफत करते हैं कि या तो नाम नहीं निकालना चाहिए था, या अगर ईसीएल से नाम निकालना ही है और बाहर भेजना था तो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक साथ इजाज़त दे के बाहर भेजना चाहिए था? तो आपको ये कहता हूँ कि आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। जो मतलब पोजीशन आसिफ अली जरदारी साहब की है वो तो
मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा उनकी तबीयत खराब है। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि जब सारे केस मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर थे, वो इस्लामाबाद के केस थे, उनको जाकर पंजाब के जेलों में रखा गया। अच्छा, ये हमारे जितने भी लीडरान हैं, हमारी बहन नदी फरयाल टाटपुर साहबा हो गई, जरदारी साहब हो गए, उन पे केसेस बनाए हैं। यहाँ कराची के अंदर, सिंध के अंदर केस बने हुए हैं और इनको आपने उठा के वहां पर जाकर पिंडी में केस चला रहे हैं। और आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो जाहिर है फिर उसमें तो सवाल उठेंगे। हम तो हमदर्दी रखते हैं, हमने तो पहले ही कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि वो आप पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन नहीं करें। नवाज शरीफ बीमार है, उनको आप जाने दें और वो उनका इलाज करवाने की उनको इजाजत मिलनी चाहिए। हमारा तो उसमें तो हमने कोई सियासत नहीं की। ये खुद ही प्राइम मिनिस्टर वहां पर अपने डॉक्टर भी भेज रहे थे, डिले भी कर रहे थे और फिर पता नहीं वो आप जिस तरह देखें वो टेबल टेनिस के बाल की तरह कभी इधर उधर डेथ क्या कर रही थी, फिर हुकूमत क्या कर रही थी, फिर कोर्ट में क्या हो रहा था। ये सारा सिलसिला सर आपने खुद 2-4 दिन हफ्ते में आपने देखा है। एक आदमी का अगर जिंदगी और मौत का मसला हो तो वहां पर अगर आप ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का हमने ख्याल रखा है, इंसानियत का ख्याल रखा है, तो फिर इंसानियत का ख्याल वो जो होता है वो रखना चाहिए ना। उस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी भी पता है आपको। अभी तक वो कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है। ये कहते थे कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। कम से कम अब ये तो क्लियर हो गया है, ये इनके कोई चीज हाथ में नहीं है। और ये अगर ये मान लें और ये जो बातें करते हैं, भड़के मारते हैं, ये सिर्फ जिस लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को जो है वो मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड करके वो एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अब इनसे चलती वलती कुछ भी नहीं है। और ये आपको पता है कि और तो छोड़ें सर, आप एक मुझे बताएं, जब ये कहते थे कि ये मोटरवे गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, अब खुद जाकर पुरानी जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है उनको ये जाकर वो इफ्तिताह कर रहे हैं और वहां पर जाकर उनकी तस्वीरें हटा के, उनके बोर्ड हटा के अपने बोर्ड लगा रहे हैं। और इनकी अपनी तकरीबन 16-18 महीने होने को आ रहे हैं। आपको पता है बीआरटी का एक मंसूबा है इनका, यहाँ से ये दूसरी मर्तबा दावा करते हैं कि हमने बड़ा वहां पर तीर मार लिया। हमने तो यहाँ पर तीसरी मर्तबा जीता है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स, दूसरी मर्तबा पे वो बड़ा उसको पेश करते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया। लेकिन आपको पता है कि वो जब उनकी हुकूमत जा रही थी, एक बस लेकर आकर इनके जो परवेज खटक साहब उन्होंने ड्रामा किया, तब अभी तक एक मंसूबा ये कंप्लीट नहीं कर सके। ठीक है सोराब साहब, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर की, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। और इनका यही कहना था कि दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अगर एक लीडर को इजाज़त दी जा रही है कि उनका इलाज बाहर से करवाया जा सके, ECL से नाम निकाला जा रहा है, तो फिर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी भी बहुत अलील हैं, उनको भी इजाज़त देनी चाहिए। सियासत में दोहरे मेयार जो है वो नहीं चलते। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो आज की तकरीर थी उस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बल्कि मौलाना बख्श शांडी और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे रुकन असेंबली और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अली खुर्शीदी के हवाले से। और इनका जो है ख़ास तौर पे आज तवज्जो दिलाओ नोटिस था कुछ जाली मशरूबात के हवाले से और कुछ शिकवा भी था सिंध हुकूमत से डेंगू और रेबीज़ वैक्सीन और इन तमाम हवालों से। बहरहाल हम इनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली खुर्शीदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत शुक्रिया सर। आज आपका असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस आया एक ख़ास मशरूब के हवाले से कि ये जो है जाली मशरूब है। तो सर ऐसे तो बहुत से मशरूब और भी मार्केट में बेचे जाते हैं, तो इस मशरूब की कंपनी को ही क्यों निशाना बनाया गया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मेरी जो पॉलिटिक्स थी वो पर्टेन करती थी, वो जो आपने देखा होगा कि पूरे शहर में, खुसूस कराची की अगर मैं बात करूं और पूरे सूबे में बिलुमूम सूरत हाल ऐसी है कि मुज़र सेहत अशिया जो है उसका बहुत हल्ले से जो है और बेतरीक जो है
यहाँ पे सेल जारी है मुख्तलिफ जगहों पे, चौक चौराहों पे, खासकर उन आबादियों में जहाँ पे समझिए गरीब और नीम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, जो बेचारे 500-600 दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग होते हैं। और अभी तो खैर सर्द मौसम शुरू हो गया है, मगर गर्मियों में सूरत हाल ऐसी थी कि 10 रुपए 5 रुपए बहुत ही कम पैसे लेके जो है उनको मशरूब दिया जा रहा है और दीगर चीजें दी जा रही होती हैं, जबकि वो मशरूब होता ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट बेसिकली उस चीज पे था कि यहाँ पे जो इतनी ज्यादा कोई जो सिंध फूड अथॉरिटी है वो एक्टिवली उनको काम करना चाहिए, उनको तमाम चीजें उसको देखनी चाहिए। अगर कैपेसिटी बिल्ड, अगर वहाँ पे उनको मैन पावर की कमी है तो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। और फिर फूड डिपार्टमेंट हमारा कर रहा क्या है, सिवाय इसके कि वो ठंडी मशीनों में बैठे रहें, तो बाहर निकले, चीजों को देखें, इंस्पेक्ट करें। यहाँ पे तो गोश्त में पानी इससे इंजेक्ट करके जो पानी डाला जाता है वजन बढ़ाने के लिए, यही काम मुर्गियों में भी किया जाता है। मैंने स्पेसिफिकली जूस का इसलिए कहा था कि आजकल आपने देखा होगा शहर कराची में मुख्तलिफ जगहों पे, चौक चौराहों पे मशरूबात जो है वो बिक रहे हैं दूध के नाम पे, जबकि वो बेसिकली आपने भी ये बात नोट की होगी और बहुत कराची वाले जो है इसको सोशल मीडिया पे भी ये चीज वायरल है, हुई भी है, वीडियो वायरल हुई भी है कि वो केमिकल यूज करते हैं। मुझे सेहत मतलब केमिकल आप पी रहे हैं किसी मशरूब के नाम पे, तो ये तो वैसे ही इंसानी सेहत के लिए इंतहाई कोई मुज़र चीज है सर। लेकिन अली खुर्शीदी साहब, आपको इस बात का शायद इल्म होगा कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो खास तौर पे सिंध में इस हवाले से ये अथॉरिटी काम करती है और कंज्यूमर कोड्स बना दिए गए हैं। अगर कोई सारिफ जो है वो किसी भी खरीदी हुई चीज़ से मुतमईन नहीं है तो वो इन कंज्यूमर कोर्ट्स में बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसके तहत कंप्लेन कर सकता है। अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने जो कीमत अदा की है उसकी वर्थ, जो चीज़ खरीदी गई है उसकी इतनी कीमत नहीं है, तो फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिस पर कानून साजी भी की जा चुकी है। कंज्यूमर कोर्ट्स में मुख्तलिफ एप्लीकेशन रिसीव भी की जा रही हैं। इसके अलावा सिंध फूड अथॉरिटी के लैब्स मौजूद हैं। तो सर ये तो प्रॉपर एक प्रोसीजर मौजूद है, जिस तरह दूसरे सूबे में पंजाब फूड अथॉरिटी काम करती है, चाहे पैकेट के जूसेस हों या शहर में खुलेआम बिकने वाले मशरूबात हों, रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, हर जगह इस अथॉरिटी की दस्तरस है और ये एक्शन करके ना सिर्फ चीज़ों को सील कर सकती है, पूरी फैक्ट्रियाँ, कंपनीज, तमाम चीज़ें सील की जा सकती हैं सर। अच्छा, इसमें मैं चूंकि आपका सवाल ठीक तरीके से समझ नहीं सका हूँ, मगर आपने बात की है सिंध फूड अथॉरिटी की। जी, सिंध फूड अथॉरिटी का सीन ऐसा है कि यहाँ पे रूल्स ऑफ बिजनेस क्लियर नहीं हुए हुए हैं। और फिर एक कराची शहर, मतलब मैं अगर पूरे सिंध की मैं बात कर लूं और फिर सिंध में स्पेसिफिकली सिर्फ कराची को मैं फोकस कर लूं, तो क्या इनके पास जितनी मैन पावर मौजूद है कि वो तमाम जगहों पे तमाम चीजें टच की जा सके, इंस्पेक्ट की जा सके, पहली बात। अच्छा, अगर तो ये वाकईतन इतने ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, मैं इनकी परफॉर्मेंस पे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा कि वो किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लैब मौजूद है, तमाम चीजें, बट मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है यहाँ पे। जिसका जो दिल चाहता है वो चीज जो है वो ठेला उठाता है और उस पर तमाम चीजें डाल देता है और वो चीजें बेचना शुरू हो जाता है। उसको कोई चेक नहीं करने वाला होता है कि आया कि वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक कोई चीज है, कोई मशरूब है, कोई फल है, सब्जी है। यहाँ तो मतलब मैंने तो एक जूस का एक कॉल अटेंशन उठाई थी ना, यहाँ पे तो यहाँ सब्जियां भी कलर करके बेची जा रही हैं, फल जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो फ्रूट्स हैं, इंसान खाता क्यों है? खाता इसलिए कि सेहतमंद रहे। पहली बात तो ये कि चूंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है तो फल तो जो गरीब इंसान है उसकी दस्तरस से ही बाहर जा चुका है। और जो आपने शुरू में बात कही कि तमाम चीजें मौजूद है, नंबर्स मौजूद है, उस पर बल्कि मिनिस्टर साहब जो थे हरीराम, उन्होंने वो फ्लोर पे उन्होंने नंबर भी दोहराया कि जी इस पे बात चली गई। तो ये ऑन पेपर तो ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं कि आप इस पे कॉल कीजिए और फिर जो है वो मुताल्लिका डिपार्टमेंट हरकत में आएगा। बट अगर आप ग्राउंड पे विजिट करें और तमाम चीजें देखें, सूरत हाल देखें, तो बहुत मतलब जो कराची का रहने वाला है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज से जानते होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें किस किस नाम से बिक जाती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त भी बिक गए और लोगों को पता तक नहीं था। अभी भी पता नहीं है कि कितने होटलों में जो है वो जो चीजें हैं वो उसूलों को कंप्लाई करती हैं, नहीं करती हैं, हिफ्ज़ान सेहत के। ये सारी चीजें चेक करना फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। बट अली खुर्शीदी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असेंबली हैं, सर ज़्यादातर बात कराची के हवाले से होती तो ज़रूर है, लेकिन वक्फा सवालात या जो सवालात पूछे जाते हैं, जनरल बिजनेस ऑफ असेंबली की मैं बात करूं,
तो सर ऐसे सवालात फिर मिनिस्टर से क्यों नहीं किए जाते जिनसे बाकायदा इन चीज़ों का जवाब लिया जाए, जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं, जिनका ये काम है, जिनके अंडर में ये अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं, मतलब सर वो बाउंड है ना कि असेंबली में आके आपके सवालात का जवाब दें। तो क्या इस किस्म के सवालात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से या मेंबर सूबाई असेंबलियों की जानिब से किए जाते हैं? मैं आपसे ये जो आपने सवालात और जवाबात की बात की, बिल्कुल ठीक है। असेंबली में क्वेश्चन आवर होता है पूरा हमारे बिजनेस में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मौजूद है कि हर मिनिस्ट्री का जो है वो तमाम उसमें 1 घंटे तक सवालात होते रहेंगे। मेरे ख्याल से इस पे एक अगर प्रोग्राम डेडिकेटेडली रख लिया जाए सिंध असेंबली के बिजनेस पे कि ये किस तरह रन किया जाता है, तो मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम काफी नहीं होगा। ठीक है, इन शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में सवालात मौजूद हैं, मगर वहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी होती है, जो सवालात के जिसके जवाबात देने में मिनिस्टर्स को आसानी होती है, और फिर उन मिनिस्टर्स में भी वो मिनिस्टर्स या वो मिनिस्ट्रियां जो जिसके समझे जवाबात जो है, जो सवालात हैं वो कम तादाद में आते हैं, कलील तादाद में आते हैं, आसान आते हैं, वही उन्हीं मिनिस्ट्रीज का नंबर लगाया जाता है। मगर अगर मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की बात करूं तो महीनों गुजर जाता है, उसके लिए क्वेश्चन आवर में मिनिस्ट्री का जो है नाम नहीं लगता। तो बहरहाल साहब, यहाँ मैं आपसे एक बात, सर आपकी एक बात से इख्तिलाफ करूंगा कि जो जहां तक मेरी नाक़िस मालूमात है, बाकायदा रिटन आंसर्स दिए जाते हैं मिनिस्ट्री की जानिब से, और स्पीकर जो है किसी भी असेंबली, चाहे कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, जो जिस उम्मीदवार की यानी जिस मेंबर की जानिब से सवाल किया जाता है उसको ये बता दिया जाता है कि इसका आंसर आपको रिटन दिया जा चुका है, यानी बाकायदा एक जुमला कहा जाता है कि आंसर टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी बताते चलूँ कि पिछले दिनों खासतौर पर सूबाए सिंध की जो वजीर सेहत हैं डॉक्टर अजरा फजल पेचो, उन्होंने बाकायदा क्वेश्चन आवर कंप्लीट आंसर्स दिए, जिसपे खुर्रम शेर जमान ने बाकायदा उनको सराहा कि कम से कम डॉक्टर अजरा फजल पेचो की जानिब से तमाम सवालात के जवाब दिए जाते हैं, और बाकायदगी के साथ जो भी सवाल किए जाते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खुद आके उसके उन सवालात के जवाब देती हैं। सर आप क्या कहते हैं? पहली बात, अच्छा, ये जो सराहा गया था एमजीएम की जानिब से भी सराहा गया था, पीटीआई की जानिब से भी सराहा गया था, और उस पर खुर्रम शेर जमान स्टिल मेंबर, उन्होंने एक बात कही थी कि मोहतरमा जो अजरा अब्दुल पिचू साहिबा हैं उनको न सिर्फ हेल्थ की, इसके अलावा 4-5 और मिनिस्ट्रीज भी दे दी जाए, कम से कम सवालों के जवाब तो मिलेंगे ना। यहाँ पे रिटर्न जवाब भी मैं बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो कोई मेरे ख्याल से 350 से ज्यादा सवाल जमा करा चुका हूँ। अच्छा, कितनों के जवाब आए मैं आपको डिटेल में मैं आपसे बड़ी आसानी के साथ चलिए सर, आपको हम तफसीली किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे और बाकायदा ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस या जो बिजनेस ऑफ असेंबली है, इस पे हम आपसे तफसीली बात करेंगे, ताकि ये भी जाना जा सके कि जितने दिन असेंबली का सेशन चलता है तो कितनी कानून साजी की जाती है, कितने सवालों के जवाब मिलते हैं। पब्लिक होना चाहिए सर तमाम चीज़ों को, जो सवालात के जवाब दिए जाते हैं वो भी डिस्कस होने चाहिए कि किस चीज़ का क्या जवाब दिया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।